बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, इफ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेस अ ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एक हमारे पास कोई जिस्म है, जिस जिस्म के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, कितनी 6 न्यूटन ताकत लगाई जा रही है। एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 2 मीटर, और वो जो ऑब्जेक्ट है उस फोर्स लगने की वजह से वो जो फासला तय करता है वो 2 मीटर करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरफ उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं वो उसी डायरेक्शन में जाता है। अच्छा, वर्क डन विल बी, बताएं कि वर्क कितना होगा, बताएं कि काम कितना हुआ। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहां पे कह रहा है कि एक हमारे पास कोई बॉडी है, लेट्स सपोज ये कोई जिस्म है हमारे पास, ये कोई जिस्म है, ठीक है। इसके ऊपर कोई बंदा है जो फोर्स लगा रहा है, या बंदी है कोई फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, कितनी फोर्स लगा रही है 6 न्यूटन। इसके ऊपर जब 6 न्यूटन फोर्स लगा रही है तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो जिस्म है, ये क्या करता है, फासला तय करता है। कितना फासला तय करता है 2 मीटर तय करता है। अब देखें कि जिस तरफ इस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है ना वो आगे है, तो फोर्स अगर उसी डायरेक्शन में लगाई जा रही है तो वो आगे जा रहा है। जिस तरफ उस चीज का डायरेक्शन था फोर्स भी उसकी उसी डायरेक्शन में लगाई जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं और अगर कोई पीछे से आके, अब देखिए मेरा डायरेक्शन ये है, फर्ज करें अगर कोई पीछे से आए और मेरे ऊपर फोर्स लगाए, मेरा डायरेक्शन भी इस तरफ फोर्स भी इस तरफ लगाए, तो इसका मतलब मैं किस तरफ मूव करूंगा, जिस तरफ मेरा डायरेक्शन होगा मैं भी उसी तरफ मूव करना शुरू कर जाऊंगा। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब 6 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है तो वो 2 मीटर डिस्टेंस तय कर रहा है। बताएं कि वर्क कितना होगा। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू F.D या फिर F.S भी कहते हैं। ओके जी, तो F की कितनी वैल्यू है 6, ये आपका आ गया 6 न्यूटन, बीच में मल्टीप्लाई D कितना है आपके पास 2 मीटर, ये आपके पास आ गया 2 मीटर। तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 न्यूटन, और ये मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो वर्क आ चुका है। कितना आ चुका है 12 न्यूटन मीटर। और वर्क को मेजर किया जाता है, इस यूनिट में भी मेजर किया जाता है, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो कौन है, जॉल। ऐसा यूनिट इसका क्या है, जॉल। तो आप ये लगाएं, ऑप्शन में देखेंगे ये होगा, इसको लगाएंगे, अगर न्यूटन मीटर है तब भी इसको लगाएंगे। अब कैसे आया न्यूटन मीटर, हमें पता है कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जॉल। ये वर्क की जगह जॉल आ गया, इज इक्वल टू फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। जॉल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के, जॉल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के। तो इसका मतलब है कि हम न्यूटन मीटर लिखें या जॉल लिखें एक ही बात है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम चेक करेंगे कि आपका कौन सा होगा। वो आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 12 जॉल्स। नंबर 2 एमसीक्यूज है, इफ अ बॉडी ऑफ अ मास इज 1 किलोग्राम, एक जिस्म है जिसका वजन है 1 किलोग्राम, इज मूविंग, वो मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ, रफ्तार से, कितनी रफ्तार से 1 मीटर पर सेकेंड। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, बताएं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। कह रहा है कि एक जिस्म है जिसका वजन है, एक जिस्म है और उसका जो मास है, मास को हमेशा m से जाहिर करते हैं, मास माने वजन। कह रहे हैं इस बॉडी का जो वजन है वो कितना है 1 किलोग्राम है। एक जिस्म है जिसका वजन है 1 किलोग्राम, ओके। और उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो रफ्तार है वो कितनी है हमारे पास, वो रफ्तार है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी। तो उसमें याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी किसे कहेंगे, ऐसी एनर्जी जो मोशन करने की वजह से पैदा हो। क्योंकि काइनेटिक जो वर्ड है ना, काइनेटिक जो वर्ड है, काइनेटिक,
एनर्जी। काइनेटिक जो वर्ड है, इस काइनेटिक वर्ड का मतलब है मोशन। ऐसी एनर्जी जो मोशन करने की वजह से हो। जैसे देखें पंखा है, जब वो चलता है, मोशन करता है, तो हमें क्या देता है? हवा देता है। पानी वाली मोटर है, मोशन करती है, तो हमें क्या देती है? पानी देती है। ठीक है, हम जब मोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रहे होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी जो मोशन करने की वजह से पैदा हो, ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि अगर किसी जिस्म का वजन 1 किलोग्राम है और उसकी रफ्तार 1 मीटर पर सेकंड है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो ये आप तब कर सकेंगे जब आपको फार्मूलाज पता होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, या कहते हैं हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ओके जी, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 ये आपका सेम, बीच में देखे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। मास कितना है? 1। वेलोसिटी कितनी है? वो भी 1। मगर देखें इस वेलोसिटी के ऊपर कौन है? स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई। 1 की खूबी यह है कि कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई हो या 1 किसी से मल्टीप्लाई हो, आंसर हमेशा सेम आता है। तो 1/2 को जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, माने 1 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो 1 को अपने आप से करोड़ दफा भी मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर 1 आता है, तो 1 आ जाएगा। 1/2 को जब 1 से करेंगे तो 1/2 ही आएगा। 1/2। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, एनर्जी को मेजर किया जाता है जॉल में। एनर्जी को मेजर किया जाता है किसमें? जॉल में। ठीक है, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो कितनी आई है? 1/2 जॉल। 1/2 माने आधा 0.5 जॉल। तो ये भी ऑप्शन आ सकता है, ये भी ऑप्शन आ सकता है। अब देखिए ना, हमेशा ऊपर क्या होता है? ऊपर हमेशा होती है चीज। ठीक है, और नीचे क्या होते हैं? उसके हिस्से। चीज कितनी है? एक चीज के कितने टुकड़े? नीचे मींस हिस्से, कितने टुकड़े? एक चीज के कितने टुकड़े? 2। फर्ज करें कि ये आपके पास एक एप्पल है। अगर मैं बोलूं इस एक एप्पल के 2 टुकड़े करें, चले मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो एप्पल क्या बन गया? आधा। 1/2 मींस आधा, और आधा किसके बराबर है? 0.5 जॉल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका 0.5 जॉल होगा। और बुक में ये आंसर जो है इन्होंने नहीं दिया, कोई इशू नहीं है, आप अब याद कर लें कि आंसर क्या होगा? 0.5 जॉल। नंबर 3 MCQs, इफ अ मशीन परफॉर्म्स 20 जॉल ऑफ वर्क। कह रहा है एक मशीन है जो परफॉर्म करती है, माने काम करती है। कितना काम करती है? 20 जॉल इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। बताएं कि इसकी पावर क्या होगी। एक मशीन है जो वर्क करती है, एक मशीन है जो वर्क करती है। कितना वर्क करती है? कितना वर्क करती है आपके पास? कहां गया? 20 जॉल। 20 जॉल जो है वो वर्क करती है। कितने वक्त में, कितने टाइम में करती है? 10 सेकेंड में। एक मशीन को 20 जॉल काम करने के लिए जो टाइम लगता है वो आपका 10 सेकेंड्स लगते हैं। बताएं कि इसकी पावर क्या होगी, इसके अंदर काम करने की कुव्वत क्या होगी, ये बताएं। तो पावर जो है, पावर का हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पावर के 2 फार्मूलाज हैं। ठीक है, पावर के 2 फार्मूलाज हैं। वैसे पावर का फार्मूला ये भी होता है, P = F.V, ये भी होता है। ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है P = वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, डेल्टा W/T। ठीक है, वर्क में तब्दीली आए टाइम के हिसाब से पावर कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये भी फार्मूला होता है, ये भी होता है, मगर फार्मूला हमेशा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस्तेमाल किया जाता है कि प्रॉब्लम किस तरह का है। इसी में से ये फार्मूला बना है, कैसे बना है वो भी मिनटों का काम है, कोई इशू नहीं है। ओके जी, पावर। अब हमें पावर चाहिए, पावर का फार्मूला क्या है? डेल्टा W/T। ऊपर क्या है? वर्क कितना है? 20, ये आ गया 20 जॉल। ठीक है, ओके जी, अपॉन टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, ये आ गया आपका 10 सेकेंड्स। अब पावर हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए
तो ये जीरो कैंसिल, ठीक है। बाकी ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2, नीचे 1 रखते नहीं है, ये भी तरीका है। या दूसरा 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ऊपर क्या है जॉल और नीचे क्या है सेकंड। तो ये आपके पास जो है वो पावर आ चुकी है 2 जॉल पर सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉल पर सेकंड कैसे, पावर का यूनिट होता है वॉट, पावर का यूनिट क्या होता है वॉट, ये भी इसका यूनिट है, कोई इशू नहीं है, मैंने भी निकाल लेता हूं। पावर का यूनिट क्या है वॉट, इज इक्वल टू ऊपर क्या है वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है जॉल, और टाइम का क्या यूनिट होता है सेकंड, तो वाट इज इक्वल टू जॉल पर सेकंड। तो ये यूनिट है तब भी काम ओके है, ये यूनिट है तब भी ठीक है। अगर आपके टेस्ट वगैरह में, पेपर्स वगैरह में कहीं सवाल आ जाता है 2 जॉल पर सेकंड लिखा हो या 2 वॉट लिखा हो, दोनों जो है वो एक ही बात है, ठीक है। मना आंसर बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यहां पे जो है वॉट गिवन है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब स्टूडेंट नंबर 4 एमसीक्यूज है। अ बॉडी ऑफ मास इज 1 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसके अंदर बोझ है, वजन है कितना 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम वजन है। इज लिफ्टेड, उसको उठाया जा रहा है, कहां से उठाया जा रहा है, नींद में से नहीं, नीचे से उठाया जा रहा है। थ्रो अ हाइट, एक ऊंचाई पे लेके जाया जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे, ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की ऊंचाई से। द एनर्जी पोजेस्ड, तो फिर उस बॉडी के अंदर एनर्जी तो होगी, और बताएं फिर वही एनर्जी बॉडी के अंदर जो होगी वो कितनी होगी, बताएं। अगर ग्रेविटी की वैल्यू 10 है तो, ठीक है। तो सबसे पहले मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का वजन कितना है 1 किलोग्राम, कितनी ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं 1 मीटर, एनर्जी बताएं कितनी होगी। अब हमें पता होना चाहिए ये एनर्जी है कौन सी। फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है आपकी, इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया ए। फर्ज करें मैं इस बॉल को 1 मीटर ऊपर लेके आ गया हूं, 1 मीटर में ऊपर लेके आया हूं। अब मुझे बताएं लेके कौन आया, किसकी एनर्जी की वजह से बॉल यहां से यहां पहुंचा, मेरे कर्म की वजह से, मैं इसको ऊपर लेके आया, मेरी एनर्जी खर्च हुई। अच्छा, तो बॉल कहता है नहीं नहीं तुम्हारी एनर्जी कहां खर्च हुई है, भले मुझे छोड़ दो, मैं देखना खुद चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो मैंने छोड़ दिया, तो वाकई बॉल जो है वो बी से ए तक आ जाएगा और खुद आएगा। तो इसके अंदर ये जो खुद एनर्जी हुई, ये जो खुद एनर्जी हुई किसकी वजह से हुई, पोजीशन को चेंज करने की वजह से। मैं बॉल को बोलूंगा तुम भला यहां पे एनर्जी पैदा करना, भला इतनी मस्ती है तो ये लो जमीन पे आप खड़े हुए हो, यहां पे हो, फर्ज करो इस पॉइंट का नाम ए है, मैंने आपको इधर में बी पे लेके जाता हूं आपको, चलो मैं कान से पकड़ के इस बॉल को जो है वो यहां पे लेके आया। अब मैं बोलूं वापस जाके दिखाओ, ये बोलेगा मैं नहीं जा सकता इधर, मैं क्योंकि पहले भी जमीन पे था अब भी जमीन पे हूं। मगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसको वापस कौन खींच रहा है, जमीन खींच रही है। और जमीन ने क्यों खींचा, क्योंकि इस बॉडी की पोजीशन में चेंज आई, पहले पोजीशन ए थी अब बी पे आ गया। तो पोजीशन को चेंज करने की वजह से जो एनर्जी आएगी ना, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और फर्ज करें जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, फर्ज करें स्प्रिंग पहले यहां पे, मैं इसको खींचता हूं यहां पे लेके आता हूं, यहां पे लेके कौन आया, मैं, छोड़ूंगा तो खुद ब खुद वापस आएगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर ये खुद ब खुद वापस आने वाली जो एनर्जी हुई, क्यों हुई, क्योंकि पोजीशन इसकी मैंने चेंज की। पोजीशन को चेंज करने की वजह से जो भी एनर्जी उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जब आप पुल पे होते हैं तो जब उतर रहे होते हैं तो देखो आपको महसूस होता है कि हमें कोई धक्का लगा रहा है, सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो हमें होता है कि ऐसे लगता है कि हमें कोई धक्का लगा रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी जो पोजीशन को चेंज करने की वजह से उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, m की वैल्यू 1 है, ये 1 पुट कर दिया। ग्रेविटी उन्होंने दी है, कितनी है 10, और हाइट कितनी है आपके पास 1। अब पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई, जो जवाब आएगा उसको अगले से मल्टीप्लाई। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई 10 को 1 से मल्टीप्लाई 10। किसी भी बड़ी वैल्यू को किसी भी छोटी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आता है। तो 1 10 10 10 1 10, तो आंसर क्या आया 10। हमें पता है एनर्जी कोई भी हो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जॉल ही होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 10 जॉल जो है वो हमारे पास आंसर आ गया है। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5,
द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फिजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड, कह रहे जब फ्यूजन रिएक्शन होता है या फ्यूजन रिएक्शन होता है तो उसमें से जब एनर्जी रिलीज्ड होती है, वो जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? देखिए एमसीक्यू में बता दूं वहां इसका ये फलाना आंसर होगा, बात खत्म हो गई, ऐसे नहीं, थोड़ा समझ लें आप थोड़ा सा। अब इसमें दो रिएक्शंस हैं, एक हमारे पास है फिजन रिएक्शन और दूसरा है फ्यूजन रिएक्शन। ये दोनों क्या हैं? ये बेसिकली क्या है? एक फिजिकली प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है। इन दोनों अमलों की मदद से, ये जब दो अमल हम करवाते हैं तो इनसे क्या होता है? प्रोड्यूस हमें मिलती है, क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी किससे मिलती है? बेसिकली एटम से मिलती है, क्योंकि जो आप इस रिएक्शन में या इस रिएक्शन में जो आप यूज करेंगे वो चीजें आप कहां से लाएंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो कहां से लाएंगे? वो हम किससे लेंगे? लाजिम बात है एटम से लेंगे, क्योंकि एटम के पास ही है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये रिएक्शन करने के लिए या ये रिएक्शन करने के लिए, फिजन या फ्यूजन, ये दोनों रिएक्शन करने के लिए हमें हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स चाहिए, माने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रॉन भी चाहिए हमें। तो वो कहां से मिलेगा? वो किससे मिलेगा? वो हमें एटम से मिलेगा। तो ये दोनों क्या है? एक प्रोसेस है जो हमें क्या देते हैं? जो हमें एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी किससे मिलती है? हमें एटम से मिलती है। ठीक है, ओके जी। अब थोड़ा सा मजीद समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज देता हूं ताकि इंफॉर्मेशन आ जाए। फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि इनमें से दो कुछ और भी सवाल आ सकते हैं। फ्यूजन रिएक्शन, अब फ्यूजन रिएक्शन क्या है कि अगर हम एक लाइटर पार्टिकल्स लें, अब लाइटर कौन से होते हैं? प्रोटॉन, माने पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या है? प्रोटॉन। फर्ज करें ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों चार्जेस क्या होती हैं? लाइक चार्जेस हैं, ये दोनों सेम हैं। और सेम चार्जेस हमेशा आपस में क्या करती हैं? रिपल्जन करती हैं। दो सेम चार्जेस के दरमियान कौन सी फोर्स होती है? रिपल्सिव फोर्स होती है, एक दूसरे को रिपल करती हैं। तो अगर मैं दो लाइटर पार्टिकल्स को आपस में मिलाऊं, दो लाइटर पार्टिकल्स को आपस में मिलाऊं, अभी मैं बोल तो रहा हूं बड़ा मजे से, इनको मिलाएंगे कैसे? इनको कोई मिलाना कोई आसान बात थोड़ी है कि आप इन दोनों के दरमियान, अब हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, धकेलते हैं, दुश्मन है। इन दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाएंगे हम? और इन दोनों को अगर हम आपस में मिला गए तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूजन रिएक्शन कहलाएगा। और इनको मिलाने से हमें एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी फिर बड़ी मस्त एनर्जी होगी। अब ये काम करें कैसे कि इन दोनों को मिलाएं, दुश्मनों को? तो है तो बड़ा मुश्किल। तो इनको मिलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? हमें या तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी, या तो हमें ये चाहिए, या तो हमें ये चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं कहूं, यह सवाल आ सकता है कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए हमें कितने वर्क की जरूरत होती है? तो यह सवाल आ सकता है। तो इतने वर्क की जरूरत पड़ती है, कितने की? 40 केल्विन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 40 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमें इतने की जरूरत होती है। 40 नहीं बल्कि 400, सॉरी 400, मैंने जज्बाती हो गया, मैंने 40 लिख दिया। 400 जो है ना, हमें इतना चाहिए। इतनी एनर्जी होगी तो हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, या अगर फर्ज करें मैं बोलूं कि आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करके और इन दोनों को मिला दें,
तो अगर ये सवाल आया कि भाई कितना टेम्परेचर चाहिए, तो याद रखिएगा इन दोनों को मिलाने के लिए उतना टेम्परेचर चाहिए जितना हमें एटम बम बनाने के लिए टेम्परेचर चाहिए। इन दोनों को मिलाने के लिए हमें इतना टेम्परेचर चाहिए जितना टेम्परेचर हमें एटम बम बनाने के लिए चाहिए होता है। भला कितना चाहिए होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कुछ किताबों में आता है कि टेम्परेचर हमें इतना चाहिए होता है 10⁻⁷, और कुछ किताबों में आता है 10⁻⁹ केल्विन। 10⁻⁷ या 10⁻⁹ केल्विन टेम्परेचर चाहिए। 1 के साथ कितने जीरो, 7 जीरो, या 1 के साथ कितने जीरो, 9 जीरो। इतना टेम्परेचर चाहिए, और इतना टेम्परेचर किसी एटम बम को बनाने के लिए होता है। और याद रखिएगा ये काम जो है ना, हम धरती पे नहीं कर सकते। इस जमीन पे ये काम पॉसिबल नहीं है, इस जमीन पे नहीं पॉसिबल हो सकता ये काम। फिर ये कहां पॉसिबल होगा, ये स्टार्स पर पॉसिबल होगा। ऊपर जो प्लैनेट्स है वहां पे ये पॉसिबल होगा। यहां जमीन पे जो है ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये काम इधर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके जी। तो अगर हम दो लाइटर पार्टिकल्स को मिला दें, उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, इस पूरे अमल को क्या कहेंगे, फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे। और अगर मैं कहूं फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, दो हैवियर पार्टिकल्स को मिलाने से, दो हैवियर पार्टिकल्स को मिला दें और फिर जो हमें मिलेगा उस अमल को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है फिलहाल यहाँ पे जो है ना पॉसिबल नहीं है, और ये अगर हो जाएगी तो इसकी मदद से बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो फिलहाल ये यहाँ पे जो है ना इस पे काम किया जा रहा है, मगर ये यहाँ पे जमीन पे पॉसिबल नहीं है, ऊपर जो है पॉसिबल है। और स्टार्स तो में से तो बहुत सारे जो है वो एनर्जी मिल रही है, वहां पे तो ये रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, ओके जी। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि भाई बताएं कि अगर हम फ्यूजन रिएक्शन करें या फ्यूजन रिएक्शन करें, तो बताएं कि इन दोनों अमल करने से जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी हमें मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी, वो हमें मिलेगी न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी। कौन सी मिलेगी, न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच इज द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बताएं कि वो कौन सी एनर्जी है जो रीन्यूएबल सोर्स है, माने वो एनर्जी जो हम बार बार अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकें। वो एनर्जी जो हम बार बार इस्तेमाल कर लें, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब वो एनर्जी कौन सी होगी, अगर मैं आपको कहूं कि कोयला जो है, क्या कोयले को हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, हम कहेंगे नहीं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं आपको कि पेट्रोल जो है वो हम बार बार यूज कर सकते हैं, एक बार अगर आप पेट्रोल को आप यूज कर लें तो उसके बाद वो पेट्रोल ही नहीं बचेगा, कैसे आप यूज करोगे। ऐसी एनर्जी जो बार बार जिसे हम यूज करें, ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो वो कौन सी होगी, सोलर एनर्जी, वो एनर्जी जो सूरज से ली जाए। सूरज से देखें डेली हम एनर्जी ले रहे हैं, कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे, जब तक जिंदा है तब तक लेंगे, मर जाएंगे उसके बाद भी लोग उससे लेते रहेंगे। तो बार बार जो अगेन एंड अगेन एनर्जी ले रहे हैं, सोलर एनर्जी है, जैसे विंड है, हवा है, ये नेचुरल चीजें हैं। तो वो एनर्जी जो हम बार बार लें, बार बार यूज करें, वो एनर्जी कौन सी आपकी, सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, टाइडल एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी जो है ना, ये आपकी कौन सी एनर्जीज है, रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। ठीक है, जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, सोलर एंड विंड। क्या नेचुरल गैस होगा, गैस को अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लें तो दोबारा बचेगा ही नहीं, कैसे बचेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। 7 MCQs, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर हम आउटपुट को इनपुट का, आउटपुट और इनपुट का रेशियो निकालें तो क्या होगा। फर्ज करें कि मैं जो है अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इट मीन्स मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं। अगर फर्ज करें मैं आप लोगों से कोई टेस्ट वगैरह लेता हूं, तो आप मुझे क्या देंगे, आउटपुट देंगे। अब अगर मैं चाहूं कि मुझे कैसे पता चले कि बेसिकली कि मैंने कितने % जो है काम करवाया है, या कितने % आप लोगों को बात समझ में आई है।
अगर उसकी मैं एफिशिएंसी मालूम करना चाहूं, काम एफिशिएंसी माने काम करने की सलाहियत, तो मुझे कैसे मिलेगा? मैं क्या करूंगा, आउटपुट को इनपुट के साथ डिवाइड कर दूंगा। अगर हम आउटपुट को इनपुट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो है इफिशिएंसी मिल जाएगी, काम करने की सलाहियत मिल जाएगी। ठीक है, जैसे देखें कोई मशीन है, लेट सपोज अगर मेरे पास कोई मशीन है, इस मशीन को मैं इनपुट देता हूं, इस मशीन को मैं इनपुट देता हूं, तो लाजिम बात है मशीन मुझे काम करके देगी। इसका मतलब मशीन मुझे क्या देगी? आउटपुट देगी। अगर मैं चाहूं कि मशीन के अंदर काम करने की सलाहियत कितनी है, मींस इफिशिएंसी, क्या इफिशिएंसी, इफिशिएंसी को हम इससे शो करते हैं, ईटा, इससे शो करते हैं। अगर मुझे इफिशिएंसी चाहिए तो इफिशिएंसी के लिए फार्मूला क्या होगा आपका? ये आपका फार्मूला हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, आउटपुट को इनपुट के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर कोई कहे कि आंसर हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से क्यों? क्योंकि परसेंट, ये आपकी परसेंट की साइन है, परसेंट आपकी बराबर होती है 100 के। तो आपको इफिशिएंसी कब मिलती है? जब हम आउटपुट को इससे डिवाइड करते हैं, इनपुट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिर हमें इफिशिएंसी मिलती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, या आउटपुट का रेशो निकालो इनपुट से। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट रेशो इनपुट। ठीक है, आउटपुट रेशो इनपुट, आउटपुट रेशो इनपुट, या फिर कहें आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो ये क्या होता है बेसिकली, अगर हम आउटपुट को डिवाइड करते हैं इनपुट से, या इन दोनों का रेशो मालूम कर रहे होते हैं, ये क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि ये एफिशिएंसी का फार्मूला है कि रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। अगर आउटपुट को अगर इनपुट से डिवाइड किया जाए तो इनका जो रेशियो मिलेगा, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये क्या होगा? बेसिकली ये एक डेफिनेशन का जिक्र किया गया। हमें पता है कि जो पावर का फार्मूला होता है, पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू मीन्स वर्क, और नीचे क्या होता है? टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी बॉडी के वर्क में चेंज आए, किसी भी जिस्म के काम में तब्दीली आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाजिम बात है हम काम करेंगे तो क्या लगेगा? टाइम तो लगेगा ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली पावर कहते हैं। ठीक है, पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं एक बंदा है ए जो काम करता है 20 जॉल, मैं कहूं एक बी बंदा है जो काम करता है 30 जॉल। मैं अगर आपसे पूछूं मुझे बताएं ए की पावर ज्यादा है या बी की पावर ज्यादा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कहेंगे बी की पावर ज्यादा है। मैं कहूंगा मुझे कैसे पता चला, या आप लोगों को कैसे पता चला कि इस बंदे की पावर इतनी ज्यादा होगी? तो हम कहेंगे जब भी टाइम का जिक्र, अगर जहां भी टाइम का जिक्र नहीं होगा तो हम पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर किसी काम के साथ वक्त का जिक्र होगा तो फिर हम पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब पावर का जो ताल्लुक है वो किससे है? काम और वक्त से है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं एक बंदा जो 20 जॉल काम करता है, इसको लगते हैं 5 सेकंड, और एक बंदा 30 जॉल काम करता है 1 सेकंड में। ठीक है, अच्छा यहां चले, इसको 1 सेकंड कर देते हैं, इसको मैं 5 सेकंड कर देता हूं। अब मुझे बताएं किसके अंदर पावर ज्यादा है? ये बंदा 1 सेकंड में ए जो है 20 जॉल करता है, तो 2 सेकंड में कितना करेगा? 40, और ये 5 सेकंड में इतना काम करता है। इसका मतलब ए के अंदर पावर ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जब तक वक्त का जिक्र नहीं होगा आप पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वर्क, पावर के लिए वर्क और टाइम का होना जरूरी है। और यह भी कहा जाता है कि पावर जो है ना वो क्या है? वर्क और टाइम का क्या होता है? बेसिकली रेशो होता है। यह भी सवाल आ सकता है। ठीक है, द रेशो ऑफ वर्क एंड टाइम इज कॉल्ड पावर। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो क्या होगा? पावर होगा। तो यहां पे बेसिकली डेफिनेशन किसकी थी? पावर की। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 9 नंबर एमसीक्यूज है, कॉल, गैस, ऑयल। कह रहे कोयला, गैस और जो ऑयल है ये बेसिकली किसके मिसाल है? ये मिसाल है फॉसिल फ्यूल एनर्जी का मिसाल है।
अब फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो हमें मिले, किससे मिले? प्लांट्स और एनिमल्स के मर जाने से, डिकेड हो जाने से, मर जाने से। कई साल पहले जो, या अभी भी आप देखें जो जानवर वगैरह मर जाते हैं या दरख्त वगैरह जब मर जाते हैं, उनकी जड़ें जब जमीन के अंदर होती हैं, तो कई साल गुजरने के बाद ये जो पौधे मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, इनके मर जाने से जो जमीन के अंदर काफी वक्त के बाद, टाइम के गुजरने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोयले की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी जो प्लांट्स और एनिमल्स के मर जाने से हमें जमीन से मिले, और इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, तो इस एनर्जी को बेसिकली हम कहते हैं, वो एनर्जी जो इनके मरने से हमें मिले, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहते हैं, फॉसिल फ्यूल एनर्जी। और इनके मर जाने से बहुत हैवी ऑयल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चैप्टर नंबर 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास, डैश इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि एक एनर्जी होती है रिन्यूएबल, दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल। वो एनर्जी जो हम बार बार अगेन एंड अगेन यूज कर सकें, उस एनर्जी को कहते हैं रिन्यूएबल। वो एनर्जी जो बार बार हम इस्तेमाल ना कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से सबसे पहला है सोलर। सोलर एनर्जी कौन सी होती है? वो एनर्जी जो हमें सूरज से मिलती है, और उस एनर्जी को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई, रिन्यूएबल हो गई। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी जो है वो एनर्जी जो हमें जो है हवा से जो एनर्जी मिलती है, ये भी जो है वो आपका रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है वो जियोथर्मल, वो एनर्जी जो हमें टेम्परेचर वगैरह से मिलती है। जियो लफ्ज का मतलब होता है जमीन, ठीक है। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो वो एनर्जी, ये भी जो है आपकी जो है, इसको हम बार बार यूज करते हैं। कॉल जो है कोयला, क्या हम कोयले को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। तो ये जो कॉल है इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो जरूर समझ में आई होगी। नहीं आई, बार बार रिवर्स करके सुने, इंशाल्लाह जरूर आएगी। अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो।